हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश के टॉपिक वाइज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो योजनाएँ हैं, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएँ हैं एवं स्वास्थ्य योजनाएँ हैं, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। लगभग आज 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? सबको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और उनको याद कीजिए। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने का प्रयास करूँगा और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। साथ में देखो, आप लोग चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये आप लोगों की सहायता के लिए ही है और निःशुल्क रूप से शिक्षा राम जी की पाठशाला आपको प्रदान कर रहा है। ठीक है? तो पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखो, आज आप देखेंगे कि मैंने जितनी भी योजनाएँ पढ़ाई हैं, उन सब से आपको प्रश्न मिलेंगे और मैंने बहुत डिटेल में सब चीज़ें पढ़ाई हैं। जिन्होंने ग्रामीण परिवेश राम जी की पाठशाला में पढ़ा है, आज उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, सितंबर 2020 को। अगर मतलब सही से डेट पूछी जाए, तो आपको बोल देना है 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखो, मत्स्य संपदा है, मत्स्य से रिलेटेड है, मछली से रिलेटेड है, तो इसका संबंध किससे है? आपका नीली क्रांति से, है ना? ब्लू रिवॉल्यूशन से इसका मतलब है। और क्या ये मतलब क्यों शुरू की गई थी? कि भाई जो मत्स्य पालन है, उसमें अवेयरनेस आए उस फील्ड में, और जो मछुआरे हैं, उनकी जो इनकम है, उसे हम डबल कर सकें, 2x कर सकें। अगला प्रश्न है हमारा रफ्तार योजना। ठीक है? रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा, है ना? रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसको बढ़ावा मिलेगा? तो आपको मैं एक बात बता दूं, रफ्तार योजना ग्रामीण विकास से संबंधित है, जिसमें एक एक क्या चीजें हैं? आपका कटाई है ना, कटाई है, उसके बाद आपका अवसंरचना है या अधोसंरचना, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, कृषि उद्यमिता है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो अगर रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा, तो कटाई को भी, अधोसंरचना को भी, उद्यमिता को भी, तो ये सभी आपके उत्तर हो जाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से चीजें याद रखनी है। ठीक है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम शुरू की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कितना परसेंटेज है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इस के वित्तीय सहयोग में, तो अगर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये मोटा-मोटा अनुपात लगाएं, तो ये 60-40 का है और अगर किसी विशेष राज्य की बात की जाए, तो ये 90 और 10 का है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अगला प्रश्न प्रश्न है हमारा, रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में? अभी मैंने बताया, अगर डायरेक्टली पूछ ले कि वित्तीय निधि में केंद्र एवं राज्य सरकार की, तो आपको सीधे याद रखना है 60-40। परंतु यहाँ पे पूछ ले किसी विशेष राज्य के संदर्भ में, तो आप इस वाले को सही करेंगे, बट क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मली पूछा गया है, तो 60-40 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना 1965 में आई थी, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का जो मुख्य संबंध था, वो था आपका ड्रिंकिंग वाटर से, है ना? पेयजल, ग्रामीण पेयजल से इसका संबंध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये मैंने सब पढ़ा रखा है आपको, इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य आपका रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है, ये कब आई थी? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1999 में ये आई थी, बट उसके बाद 2001 में इस योजना का विलय कर लिया गया। किसमें? आपका SGRY में, SGRY में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें इसका समावेश कर लिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख है। तो भारत निर्माण योजना आपको पता होना चाहिए कि भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर को आई थी। कब आई थी दोस्तों? 16 दिसंबर 2000 आपके 5 में आई थी। 16 दिसंबर 2005 में आई थी और ये मतलब पूरे के पूरे ग्रामीण जो क्षेत्र है, उसके पूर्ण विकास के लिए था। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बिजली भी चाहिए, संचार भी चाहिए, आवास भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है।
है ना, ये 2009 और 10 में आई थी, ये बात आप ध्यान रखते जाइए, 2009 और 10 में आई थी। इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरुआत में जब 2009-10 में लागू हुई थी, तो 5 राज्यों में लागू हुई थी, जिसमें आपका क्या था, सबसे पहला तमिलनाडु था। ठीक है, तमिलनाडु था आपका, मैं लिख देता हूँ, तमिलनाडु था आपका, ऐसे थोड़ा सा इस पे राइटिंग थोड़ा मेरा सही नहीं आता है, व्हाइट बोर्ड पे तो बहुत अच्छा हो गया था। तमिलनाडु है आपका, राजस्थान है आपका, ठीक है, बिहार है आपका, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है आपका और असम है आपका। इन 5 राज्यों में लागू की गई थी। अगर सबसे पहले पूछा जाए तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, IRDP। तो IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई गांव का हर तरीके से मदद हो, ये पूरा का पूरा उद्देश्य था IRDP का। तो इसमें क्या था, सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना ये भी था, रोजगार के अवसर उपलब्ध करना ये भी था, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना ये भी था। तो उपरोक्त सभी ये आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है, इसके बारे में असत्य है? ठीक है, इसके बारे में असत्य है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी, बिल्कुल हुई थी, क्योंकि अगर आप इसको और डिटेल से देखें तो 16 अगस्त है ना, 16 अगस्त 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह मिशन गुजरात की मिशन की अवधारणा पर स्थित है, आधारित है, ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी। अगला पॉइंट है इसमें आपका कि इस योजना की घोषणा 2012 और 13 में की गई थी, है ना, यही देखो अपना मतलब गलत हो गया है कि भाई इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2012 और 13 के बजट में नहीं हुई थी, वो हुई थी आपकी 2014 और 15 के बजट में। किसमें? 2014 और 15 के बजट में। तो ये इसके बारे में गलत हो जाएगा, और इसके अंतर्गत क्लस्टरों का विकास किया जाना था, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ये इसके बारे में पूर्णतः असत्य है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थिंक हाँ हमारा छूट गया है ये वाला, ये देखिए, मैंने सोचा कि 8 से सीधे 10 पे कैसे चले गए। निम्नलिखित में से कौन सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य है? तो गांव में शहरी सुविधा उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही। गांवों को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, बिल्कुल सही। स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस के अवसर पर की गई थी? तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 11 अक्टूबर सन 2014, और 11 अक्टूबर को जिन महापुरुष का जन्म होता है वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनके जन्म दिवस के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भाई गांवों का समग्र एवं संपूर्ण विकास हो, गांवों का समग्र एवं संपूर्ण विकास हो। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना क्या थी कि गांवों के क्षेत्रों में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था वो वहीं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया गया था, स्वयं सहायता समूहों को दिया गया था कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करो, परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाओ। उससे क्या फायदा होगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको रोजगार मिलेगा वहां पर, और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। अब अगर इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो आपको सीधे याद रखना है ये योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामोदय से भारत उदय योजना, है ना, की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? है ना, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आपको सीधे याद रखना है सन 2016 में, सन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मतलब ये शुरू क्यों की गई थी? देखो, उदय योजना यानी कि उदय योजना यानी कुछ अच्छा करना चाहते हैं,
तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ST लोग हैं, SC ST लोग हैं, उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाना, सामाजिक आर्थिक जीवन को उनके अच्छे बनाना, ठीक है। और किसान जो हैं, किसानों की प्रगति करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था। और तीसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा था आपका कि गाँवों का जो पंचायती राज है ना, जो गाँव में पंचायती राज सिस्टम है, इसको बेहतर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो डायरेक्टली आपको याद रखना है 1998, 1998 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, है ना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, एक-एक पढ़ा रखा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी सन 2016 में, ठीक है। ये 2016 में शुरुआत हुई थी और गाँव के क्षेत्रों में क्या था, किसानों की आय को दुगना करने के संबंध में, फसलों की जो बर्बादी हो रही थी, इसको रोकने के संबंध में और रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या था? तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या था कि जो कृषि है ना, कृषि एग्री उड़ान यानी कि कृषि में उड़ान भरी जाए। तो क्या था कि भाई जो किसान हैं वो मतलब बिजनेस स्किल्स को सीखें, वो क्या काम करें, आपकी जो खेती है उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें। ये सब एग्री उड़ान योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। तो यहाँ पे अगर सीधा पूछा जाएगा आपको, तो आपको बता देना है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, ये प्रमुख उद्देश्य था एग्री उड़ान योजना का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है? है ना, कुसुम योजना थी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, कुसुम योजना, है ना। किसान उत्थान किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, क्षमा चाहता हूँ, फ्लो में गलती से निकल जाता है। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, है ना। ऊर्जा के संबंध में सब चीजें हैं। ऊर्जा मतलब बिजली वगैरह के बारे में है कि लोगों को क्या मिले, किसानों को क्या मिले, बिजली मिले। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इसके तहत 17.5 लाख कृषि और पंप प्रदान किए जाने का लक्ष्य था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपका यहाँ पे सही था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा 34,422 करोड़ रुपए खर्च किया जाना, ये इसके बारे में सही है। इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग, ये गलत है ना। घरेलू उपयोग के लिए केवल नहीं है, ये किस लिए है, उसकी खेती के काम के लिए है। इस प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सिंचाई जरूरतों में किया जा सकेगा, ये बात सही है। तो इसके बारे में जो सही नहीं है वो है आपका सी, ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का संबंध किससे है? तो इतना तो हमको पता लग गया कि भाई ऊर्जा से है, बट कौन सी ऊर्जा से है? तो आपको सीधे याद रखना है, सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड बैंक है? आपको इसके बारे में पता होगा। नाबार्ड के द्वारा समर्थित योजना है। तो एक योजना थी प्रियदर्शनी योजना, कौन सी थी? एक प्रियदर्शनी योजना थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर काम करने को बढ़ावा देती थी। उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, कार्य करने के लिए ये एक योजना चालू की गई थी। तो ये नाबार्ड ने इसको सपोर्ट किया था, तब जाके ये योजना चालू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा आवास योजना, जो आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाती है। ये इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन, यानी कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो धनराशि या जो सहायता, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती थी किसी व्यक्ति को उसके मकान बनाने के लिए, उसका रेशो कितना था? तो ये था आपका 75-25, 75-25, और ये योजना आपकी 1985 में आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर, देखो कुटीर नाम आ रहा है तो कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग जैसा जो कुछ होता है, तो उन लोगों के लिए ज्योति योजना है ना। कुटीर ज्योति यानी कि ज्योति का मतलब जहां भी आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी से उसका मतलब आना ही आना है। तो इसमें ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना नहीं, ये नहीं है उद्देश्य। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, इसको एकदम सही लगा सकता है आदमी, पर ये भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाना, यही आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको याद रखना है 1993 में ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, और इस योजना की एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस योजना के तहत जितने भी MP हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या वो राज्यसभा के हों, इन प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिससे वो अपने क्षेत्र में जाकर के विकास करें। यानी कि 25 करोड़ रुपए 5 साल में इनको दिए जाते हैं, और वो कितना लगते हैं कितना नहीं लगते हैं सबको पता है, वो सब कहाँ चला जाता है भगवान जाने क्या हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान यानी कि केंद्र और राज्य सरकार इसमें कितना कितना भागीदार बन रही है सड़क बनाने में? तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 60 देती है, स्टेट गवर्नमेंट 40 अनुपात का हिस्सा दायित्व रखती है, 60-40 का रेशियो इसमें रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना विलय कर दिया गया? तो जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी ये आपकी 2005 में आई थी, बिल्कुल लगभग जहां तक मुझे याद है। ठीक है, अभी कहीं कहीं बार बहुत सारे सन वगैरह याद रखने में दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। तो 2005 में आई थी, और उसके बाद मतलब ये बड़ी अजीब सी योजना थी कि इस योजना के तहत किसी भी गांव को पूर्णतः विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ले लिया जाता था। मान लिया जाता था कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया है कब? जब उस गांव के 10% घरों या सार्वजनिक भवनों तक बिजली के तार पहुंच जाएं, बिजली आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं भारत सरकार ने पुराने समय में लागू की हैं। तो इसमें मैं वर्तमान सरकार की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, आप में से लग सकता है, पर ये योजना निहायत ही घटिया थी। इससे पहले बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो पहली गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि आप ये देखो, अभी हमने इंदिरा गांधी आवास योजना पढ़ी, कितनी अच्छी योजना है, पर ऐसी योजनाओं को बनाने वाला कोई चरस पीने वाला ही हो सकता है कि भाई 10% आप बिजली बना वहां तार बिछा दे रहे हो, उनमें बिजली आ रही है नहीं आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। बट उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई गई। और ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है आपकी, है ना, ये जो योजना आपकी है ये वाली, उसको 2014 में ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर लिया। अगला प्रश्न है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत सन 2002 में की गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में से कौन से उद्देश्य निहित थे? तो पूरा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के उपलब्ध संबंधी एक कार्यक्रम है। तो कौन कौन से थे? तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, आपका जो मार्केट कनेक्टिविटी और जो नॉलेज कनेक्टिविटी, ये तीनों ही पॉइंट उसमें उसके उद्देश्य के रूप में थे। तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, के अंतर्गत 2022, ये पॉइंट भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। जो व्यक्ति ढंग से पढ़ा होगा उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जितना मैंने पढ़ाया है, रामबाण में चीजों को पढ़ाता हूँ, मैं हवाबाजी नहीं करता हूँ चीजों में। देखो, इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है। आप में से काफी सारे लोग काफी समय लंबे समय तक नाराज रहते हैं कि सर आप वीडियोस कभी देते हो कभी नहीं देते हो। तो देखो भाई, मैं प्रॉपर कोचिंग सेंटर नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, उसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक टीचर है, और जो मेन टीचर हैं वो आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। यानी कि जो लोड्स हैं वो बैठे हुए हैं, पर मेरे को यहाँ सब काम करने पड़ते हैं। देखो, मैं हिंदी और जीएस पढ़ाता हूँ, और जीएस के अंतर्गत ही ये टॉपिक्स भी आ जाते हैं जो अलग वाले हैं। तो मेरे को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ता है चीज़ों को, और अपना निजी जीवन में जो मैं कार्य करता हूँ, जो जीवन यापन करने के लिए कार्य करता हूँ, तो वो भी मेरे को देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ज़्यादा बुरा मत माना करो। जितनी चीज़ें मिल रही हैं ठीक है, नहीं तो और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप चीज़ों को देख लिया करो। जल्दी ही आपके लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ें धीरे धीरे राम जी की पाठशाला पर करने का प्रयास करूँगा। तो जो NRDWP है, इसका जो टारगेट था कि 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में
या उनके घर से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी, कुल मिला के बात है कि गांव में रहने वाला जो आदमी है उसको 50 मीटर की दूरी के अंदर अंदर 2022 तक कितने लीटर पानी रोज दिया जाएगा, तो 80 लीटर, 100 लीटर, 60 लीटर या 70 लीटर। तो मैंने आपको स्पष्ट बताया था 70 लीटर का प्रावधान है कि 2022 तक हर आदमी को उसके घर में या उसके घर से 50 मीटर की दूरी के अंदर अंदर उसको 70 लीटर पानी रोज दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना 2014 में लागू की गई? तो जो अभी वर्तमान सरकार की पहली योजना है वो जैसे ही आए उन्होंने सबसे भयंकर योजना बहुत बड़े स्तर पर लागू की थी, वो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये वित्तीय समावेशन से संबंधित आपकी योजना है। अगला प्रश्न है हमारा, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिंपल है, ऊर्जा आपूर्ति करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थी को कितनी राशि सहायता प्रदान किया जाता है? तो मैंने बताया था कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, यदि इसका लाभ कोई मैदानी क्षेत्र में उठाना चाह रहा है तो उस व्यक्ति को 1,20,000 रुपए मिलेंगे, और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र है तो उस व्यक्ति को सहायता के तौर पे 1,30,000 रुपए मिलेंगे। साथ में इसी योजना में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देने का प्रावधान है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तहत पहाड़ी, इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थियों को तो 1,30,000 रुपए का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो 2022 सबके लिए आवास है, ये तो चीज है ही है कि सबको आवास मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। सस्ता ऋण मुहैया कराना, देखो ये जो सबके लिए आवास योजना वाला मैटर है, इसमें क्या चीज है कि सरकार सहायता भी करती है, ठीक है, ऋण वगैरह भी दिलवाती है, तो ऋण भी इसमें होता है, पुराने घरों का विस्तार भी होता है, तो उपरोक्त सभी ये सब चीजें रहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोवर्धन योजना, मैंने पढ़ाया था आपको गोवर्धन योजना के उद्देश्य हैं। तो गोवर्धन योजना का उद्देश्य क्या था कि जो गांव में पशुओं के अपशिष्ट हैं और सब्जियां इत्यादि जो पौधों के अपशिष्ट हैं उनको यूज करके और नेचुरल गैस को बनाना, गोबर गैस को बनाना और फिर उसको यूज करना, ठीक है, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। उसको बेचना वगैरह, आय वाय बढ़ाना, ये सब चीज थी। तो इससे दो काम हो रहे थे, एक तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी और गोबर वगैरह सब हटेगा, वहां से खाद बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, गांव की सफाई भी होगी, गांव स्वच्छ बनेंगे और ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ए और बी दोनों इसमें हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोवर्धन योजना के संबंध में सही नहीं है? तो इसके तहत पशुओं के अपशिष्ट को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा, बिल्कुल सही। कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाएगा, बिल्कुल सही। योजना के तहत व्यवसाय मॉडल का विकास किया जा रहा है, बिल्कुल सही। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर आय बढ़ाना है, बिल्कुल गलत है। यही आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, यही सही नहीं। अगला ऑप्शन है हमारा भारत नेट। भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्रामों को ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया? देखो क्या होता है, एक फाइबर केबल होता है पूरा, आपने देखा होगा वाईफाई वगैरह लगते हैं, फाइबर होता है। तो उस फाइबर के द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाने के लक्ष्य को पूर्ति के लिए एक भारत नेट योजना चालू की गई और 2017 तक जो प्रथम चरण चला था उसमें 1,00,000 कितना 1,00,000 ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ दिया गया। उसके बाद 2017 से लेकर 19 तक दूसरा चरण चला जिसमें 1,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया और अब उसके बाद अगला जो तीसरा चरण है वो 19 से 23 तक है, जो मैक्सिमम जितने भी हो सकती हैं उतने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने संबंधी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है? मैंने अभी बता ही दिया है आपको, 2019 से लेकर 23 तक ये अवधि है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री ने कब रखी थी? तो गंगा एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा था उसकी आधारशिला जो बनाया जा रहा है उसकी आधारशिला शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर 2021 को रखी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किस वित्तीय वर्ष से लागू की गई? तो आपको सीधे याद रखना है 2021 और 22। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो श्रेष्ठ योजना की शुरुआत आपकी की गई थी 6 दिसंबर 2021 को। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूरा का पूरा गलत हो गया है। ठीक है, टाइपिस्ट ने इसको ठीक से टाइप नहीं किया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट आप सीधे याद यहाँ पर रख सकते हैं, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 6 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किससे है? तो अगर मुख्यमंत्री से संबंधित बात आए तो ऐसी तो बात नहीं है कि वो एमपी का पूछेगा या उत्तराखंड का पूछेगा, तमिल का पूछेगा, तो यूपी में क्वेश्चन आएगा, तो आप एक गैस भी लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी नरेगा, जिसको मनरेगा कहा जाता है, के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको सीधे याद रखना है, 53.5%। जितना रोजगार मिल रहा है मनरेगा के तहत, उसमें 53.5% महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है? तो भारत निर्माण योजना का ये एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया, यह किससे संबंधित है? तो किसान पायलट जो कार्यक्रम है, ये फसल बीमा वितरण के लिए है, फसल बीमा वितरण संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष, त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ना? अवस्थापना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? आपका जल की आपूर्ति आती है, सड़क होती है, विद्युतीकरण होता है, ठीक है, आपका संचार होता है, ये सब चीज होती है। इसमें ग्रामीण उद्योग का कोई लोचा नहीं होता है, ये अवस्थापना में नहीं आता है। ग्रामीण उद्योग आपका अलग ही टॉपिक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो ग्रामीण विकास है दोस्तों, जो ग्रामीण विकास है, इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, कृषि एवं सहायक क्रियाएं, ग्रामीण उद्योग, ठीक है, ग्रामीण उद्योग, तीसरा है सामाजिक सेवाएं, और चौथा है आपका अवस्थापना या इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? ध्येय मतलब उसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, यही सब चीजें हैं गांव में जो विकास के लिए जरूरी है। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है, ध्येय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी परिवार का, है ना, इसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है, और किसी भी परिवार का कोई भी एडल्ट हो, यानी कि वयस्क हो, 18 साल से ऊपर हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति को रोजगार इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये है, कौन पात्र है? केवल अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, गरीब बीपीएल नहीं, ठीक है, ओबीसी परिवार से नहीं, किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य हो वो मनरेगा के तहत काम पा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार है? तो ये कुछ भी पूछे, मनरेगा पूछे, नरेगा पूछे, कैसे पूछे, तो आपको सीधे बता देना 100 डेज का इसमें ये प्रावधान है। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किसमें है? देखो, आमतौर पर किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में, किसी भी राज्य में न्याय पंचायत को इस तरह के जो अपराध होते हैं, बंदी बना लिया, किसी को बंद कर लिया, निरुद्ध कर दिया, उसको सजा देने का अधिकार नहीं होता है। परंतु बिहार में जो न्याय पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें क्या है, न्याय पंचायतों को अधिकार है कि वो बंदी बनाए जाने की सजा दे सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज प्रणाली या संस्था नहीं है? तो नागालैंड में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो विशेष राज्य का दर्जा वहां पे मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था?
तो किस मतलब ये इसमें सीधे पूछ रहा है कि कौन से साल के बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था। तो आपको सीधे याद रखना है 2004 और 2005। अगला प्रश्न है हमारा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है ना वही है जो मैंने आपको बताया था अभी। जो एमपी है, एमपी को उसके क्षेत्र के विकास करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए व्यय के लिए निर्धारित हैं? तो 5 करोड़ रुपए सालाना उस व्यक्ति को, उस एमपी को दिए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। अब हम कल सेकंड पार्ट देखेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अभी डेट वगैरह का भी कुछ क्लियर नहीं है। जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।